बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा ये। स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा और प्रिपरेशंस पढ़ी कि हम प्रिपरेशंस में कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपने प्रिपरेशंस सीखी भी होंगी और उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं बेटा, जो कि सीक्वेंस में हमारा लेक्चर नंबर 13 है और वैसे चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो बेटे इसमें हम आज कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्मेल कैसी होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये डिस्कस करेंगे। तो बेटे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बुक में मेंशन है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्मेल। फर्स्ट होगा स्मेल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टूडेंट्स कोई इतनी अच्छी स्मेल नहीं होती, इरिटेटिंग होती है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फर्स्ट 3, जिसमें बेटा फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, या इसको हम एथनोइक एसिड भी पढ़ते हैं। तीसरा है आपका प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। ये फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज़ में, मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बेटे इनकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पंजेंट स्मेल होती है इनकी। पंजेंट से मुराद ये है चुभने वाली होती है। अगर आप एसिटिक एसिड देखें, आप उसकी स्मेल करें तो इरिटेशन फील होगी, ठीक है। और ये सारे के सारे कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड्स। बेटे अगर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 6 तक, कार्बन नंबर 4 में ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा, जिसमें आप ये फार्मूला लिख सकते हैं CH3CH2 ट्वाइस COOH, मतलब टोटल की 4 कार्बन है। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, मतलब कार्बन नंबर 4 से लेके कार्बन नंबर 6 तक, कार्बन नंबर 6 तक। कार्बन नंबर 6 है हेक्सानोइक एसिड, फार्मूला बनेगा CH3CH2 4 टाइम्स COOH। दिस इज हेक्सानोइक एसिड। बेटे ये भी कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है। इसके बाद बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी जो इसके बाद फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जिसमें 7 कार्बन, 8, 9, 10 कार्बन है, उनकी भी स्मेल कोई ख़ास नहीं होती, उसको हम इजीली स्मेल नहीं कर पाते, चुभने वाली स्मेल होती है। बेटे दूसरा हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्युबिलिटी में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना पसंद करते हैं, इनके लिए कैसे सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आपने बेटे एक कोटेशंस पढ़ी होगी, लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब ये है कि जैसे बॉन्डिंग होती है वैसे ही सॉल्यूट लाइक करता है सॉल्वेंट को, अगर तो बॉन्डिंग सेम है। जैसे पोलर पोलर में डिज़ोल्व होना पसंद करेगा, नॉन पोलर नॉन मोलर में डिज़ोल्व होना पसंद करेगा। इसी तरह बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर सॉल्युबिलिटी वाटर में देखें
तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड रूम टेम्परेचर पे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। द बिग रीज़न इज़ दैट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, शर्त ये है कि उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लॉन पेयर भी हों, तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग सेम होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी में याद रखें बेटा, हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक होती हैं, इंट्रा ब्रेक नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, यानी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी के केस में हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही ब्रेक होगी, ये आपने बेटे याद रखना है। और सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पानी में हल नहीं कर सकते। जो स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, जैसे मेथनोइक, एथनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक, 5 to 6 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली सॉल्युबल है पानी के अंदर रूम टेम्परेचर में बेटे। ये याद रखें, जो टेम्परेचर होना चाहिए रूम का होना चाहिए। आप इसकी सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं और आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ पे है बेटे। आप भी बता दें, जैसे कि सपोज हमारे पास ये वाटर है, H, ये O, ये H, बेटे ये वाटर है, ठीक है। और वाटर का जो ऑक्सीजन है इस पे डेफिनेटली लॉन पेयर भी मौजूद है बेटे। जब ये वाटर के अंदर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करवा देते हैं तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, पार्शियल हाइड्रोजन, जो पार्शियल पॉजिटिव बेटे जो हाइड्रोजन है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन पानी का ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इस्तेमाल करेगा। जब बेटा ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो सकेगी। इसी तरह बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन यहाँ देखें, और वाटर का हाइड्रोजन HOH, पार्शियल नेगेटिव और लॉन पेयर। यहाँ भी बेटे लॉन पेयर, ऑलरेडी उधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, HOC डबल बॉन्ड O, ये बेटे R, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और एहतियात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो आपने लेने हैं वो मॉलिक्यूलर मास जो है बेटे उनका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले नहीं लेने। जैसे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 7 कार्बन है, जिसे हम हेप्टानोइक एसिड कहते हैं बेटे, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, वो हम अवॉइड करें तो अच्छा है पानी में सॉल्युबल करने के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है उनका। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से तो जो सॉल्युबिलिटी है बेटे वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और तीसरा बेटा सबसे बढ़ के बात ये है कि इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की ना एक खसूसियत भी है। अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें तो जब भी आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, जस्ट लाइक अ बेंजीन, तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब जैसे कि एसिटिक एसिड का मास होता है बेटे 60 AMU, लेकिन जब आप उसको बेंजीन लाइक सॉल्वेंट में ऐड करोगे, बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसका ही मॉलिक्यूलर मास जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है बेटे वो 120 होगा। दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत बड़ी खसूसियत है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग बना देते हैं।
जिसको हम डाइमर्स कहते हैं। डाई मतलब टू, मर्स मीन शेप्स। तो हम वो डाइमर्स भी देख लेते हैं कि वो डाइमर्स असल में बनते कैसे हैं, डाइमर फॉर्मेशन। बट सपोज हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, बेटे ये O ये H, दिस इज वन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने एक यूनिट लिया है, ठीक है। यहां मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा यूनिट ले रहा हूं, R C डबल बॉन्ड O, ये O ये H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा यूनिट है। अगर आप इसको ज़रा साइड पे लिखें तो बेटे ये कुछ यूँ बनेगा, R ये C ये डबल बॉन्ड O ये O ये H, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे आपस में देखें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रांग हो गई है इसमें। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बेटे ये रिंग बन जाती है। इस रिंग को हम नाम देते हैं डाइमर। डाइमर, डाई मतलब टू, डाई स्टैंड फॉर टू, मर्ज मीन शेप, तो शेप्स बन गई, मर्ज मीन शेप। तो ये करैक्टरिस्टिक्स और कोई मॉलिक्यूल्स तकरीबन नहीं रखते, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ही होती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में रिंग बना के रहना पसंद करते हैं। ये रिंग जो बन जाती है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी मेन रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह इस या कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो रिंग की शेप आती है और उसे हम डाइमर कहते हैं। और डाइमर की वजह से ही तो बेटे इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में बेटे हम इनके डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, हमने ये देखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बॉयल कैसे होते हैं, किस टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। बेटे जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड को हमें बॉईल करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, ये 100 डिग्री सेल्सियस है बेटे। केल्विन में भी आप इसको ले सकते हो, डेफिनेटली केल्विन में लेने के लिए आपको 273 से प्लस करना पड़ेगा। जब 273 से आप इसको प्लस करोगे, जो केल्विन में हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो 373 केल्विन, जो आपकी बुक में मेंशन भी है। इसी तरह अगर हम ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपने एज ए फॉर द सेक ऑफ MCQs आपने ये प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरह अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH, बेटे इसका जो आपको बॉइलिंग पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है वो है 118 डिग्री सेल्सियस। देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की मेन वजह कार्बन की तादाद बढ़ गई है। इसमें कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, इसमें एटम्स भी, इसमें कम एटम है बेटे, वहाँ उसमें एटम्स भी बढ़ गए हैं। जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी, जब एटम्स बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी बेटा। जो इसके अंदर फोर्सेस मौजूद हैं, डेफिनेटली फोर्सेस बढ़ने की वजह से तो जो इनका मैस है बेटे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब मैस इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका भी बेटे आप अगर केल्विन में देखें तो 273 से इसको प्लस कर दें तो 273 491 बेटे 491 केल्विन इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी 391 केल्विन बेटे इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट 391। आप इधर लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन 391 केल्विन।
ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें प्रोपेनोइक एसिड का, CH3 CH2 COOH, देखिए बेटे प्रोपेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद इंक्रीज कर जाएगा और प्रोपेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 141 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि केल्विन बेटा 424 केल्विन आपको मिलेगा, 424 केल्विन। इससे साफ जाहिर है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स के, फोर्सेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता रहता है। ये आपने MCQs के लिए बेटे प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस पिघल रहा होता है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। अगर तो सॉलिड है, सॉलिड से जो स्टेट चेंज होना शुरू होती है बेटे लिक्विड की तरफ जाती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर अवेपोरेट हो रहा हो तो वो डेफिनेटली वो बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। अवेपोरेशन से मुराद जब वो अवेपोरेट होना स्टार्ट करता है, एक तो अवेपोरेट हो गया, अवेपोरेट होना जो स्टार्ट करेगा, जो बबल्स आपको नज़र आएंगे बेटे किसी भी लिक्विड में, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे वाटर जब बबल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं गर्म करने के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बेटे मेल्टिंग पॉइंट्स में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। मेल्टिंग पॉइंट्स आपकी बुक में ये मेंशन है, जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। हम ये सारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटे डिस्कस कर रहे हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के, चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट गिवन है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट वो है -22 डिग्री सेल्सियस, -22 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बेटे ये होगा 251 केल्विन, 251 केल्विन। ये प्रोपेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्यूटेनोइक एसिड की, ब्यूटेनोइक एसिड बेटे इसमें कार्बन 4 हो जाएंगे, CH2 CH2 COOH। अब बेटे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होगा हमारे पास ये 267 केल्विन, 267 केल्विन, 267 केल्विन। इस तरह बेटे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें पेंटानोइक एसिड का, तो पेंटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है CH3। सबसे पहले तो देखेंगे पेंटानोइक एसिड में कार्बन की तादाद कितनी है। पेंटानोइक एसिड में कार्बन की तादाद होगी 5, COOH 1 2 3 4 5। बेटे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है वो है -36 डिग्री सेल्सियस, -36 डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में आएगा 237 केल्विन, 237 केल्विन। बेटे देखें अब गौर से देखें कि जो हमारे पास इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 267 है, और जो ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 5 कार्बन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 237 केल्विन है। यानी इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है। तो बेटे इसकी कोई सॉलिड रीज़न तो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट जो मैंने बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में देखा है कि इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। कि एक तो इवन नंबर वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एक स्टेबल डायमर बनाते हैं, ठीक है, जो इनकी जो साइक्लिक फॉर्म होती है इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की, बट वो स्टेबल होती है एज़ कंपेयर टू ओड, ठीक है। एक और रीज़न ये भी है, ये जस्ट आपने
अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेटे याद रखना है, जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इवन नंबर वाले, आप इनको मॉलिक्यूल को इन द फॉर्म ऑफ वेव ले लें। सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेव है। जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, ये वेव है, ये मतलब 2 यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट। बेटे इसका जो क्रस्ट है, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ क्लोज पैक्ड होता है। मतलब इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पैकिंग है एटम्स की, वो वेरी क्लोज होती है, एक सिमेट्री में होती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है इवन नंबर वाले का, वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ऑड नंबर में ऐसा नहीं है बेटे। ऑड नंबर में क्रस्ट में तो हो सकता है बेटे, लेकिन वो 3 आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तीसरा क्रस्ट कहाँ जाएगा, तीसरा ट्रफ कहाँ जाएगा। पैकिंग ज़रूर होगी एटम्स की, लेकिन इतनी क्लोज नहीं होगी। मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, उनकी एटम्स के अंदर जो पैकिंग होती है वो वेरी क्लोज होती है और सिमेट्रिकल होती है, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में बेटा एक क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको बताया है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो उनका जो मैस होगा बेटे वो डबल हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड का मास 60 AMU होता है, बट जब आप उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में ऐड कर देते हो तो उसका मास 120 हो जाता है डाइमर फॉर्मेशंस की वजह से। MCQs आएगा इसमें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मेल्टिंग पॉइंट वाला बेटे, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे हम इनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि आया कार्बोक्सिलिक एसिड्स में केमिकल रिएक्शंस होते भी हैं या नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले याद रखें बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, कीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अगर कार्बन की तादाद दोनों में सेम हो, मतलब जितने अल्कोहल में कार्बन है उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम बेटे डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कि आया कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्शंस होते हैं या नहीं होते। डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे ये पोलर हैं, इनमें 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोनाइल भी हैं, अल्कोहल भी हैं। कार्बोनाइल के रिएक्शंस डिफरेंट हैं, अल्कोहल के रिएक्शंस डिफरेंट हैं। कार्बोनाइल और अल्कोहल होने की वजह से इनका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इवन के बेटे ये वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड होने के बावजूद भी ये रिएक्ट कर पाते हैं। तो इनमें कौन कौन से रिएक्शन होंगे बेटे वो देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेटे 3 किस्म के रिएक्शंस हैं। नंबर 1 रिएक्शन of carboxylic acid, carboxylic acid due to hydrogen atom. Number 2 reaction of carboxylic acid, reaction of carboxylic acid due to कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कह लें या OH ग्रुप कह लें, OH ग्रुप। नंबर 3 रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू
होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 3 किस्म के रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे बेटे, और इन्हीं तीनों रिएक्शंस में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कैसे पॉसिबिलिटी है, किन किन तरीक़ों से ये रिएक्शन कर पाते हैं। पहले बेटे हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स की वजह से भी बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बेटे पहले तो हम रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले हमने ये देखना है कि ये हम इन्हें एसिड्स क्यों कहते हैं, जो कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये एसिड्स होते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे एसिड्स नहीं है। एसिड की कुछ पहचान है बेटा कि एसिड्स को जब भी आप पानी में डालते हो, पानी में ऐड होने के बाद एसिड के पास एबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोटॉन रिलीज़ करवा दे। ठीक है, एक तो ये निशानी है बेटे। दूसरी निशानी है कि आप लिटमस पेपर ले लें, ब्लू लिटमस पेपर ले लें। ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालें, अगर तो वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सैंपल है वो एसिड है। या आप एक्सपेरिमेंट लैब में भी कर सकते हो कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई भी एसिड ले लिया है बेटे। एसिड लेने के बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर ले लेना है। ब्लू लिटमस पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी ले सकते हैं। जैसे आप उस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर ऐड करवाएंगे, अगर तो इमीडिएटली वो ब्लू लिटमस पेपर बेटे रेड में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज़ द साइन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इन दिस बीकर या इन दिस टेस्ट ट्यूब। दूसरा बेटे एसिड की ये भी निशानी है कि अगर आप एसिड के 2-3 ड्रॉप्स को किसी मेटल पे गिराएं तो मेटल पे जैसे ही गिरेगा, मेटल के गिरने से, एसिड के गिरने से अगर तो उस मेटल में से बेटे हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है एसिड की। तो ये साइंटिस्ट ने बेटे ये एक्सपेरिमेंट। और दूसरा तीसरी अगर आपने एसिडिटी जाननी है तो आप कंप्यूटराइज तरीके से भी एसिड के बारे में जान सकते हैं बेटे। आप इसकी pH देख लें, आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट मीटर लगाएंगे आपको पता चल जाएगा pH। और pH के बारे में आपने ये जाना है कि जिन सब्सटेंस की बेटे pH 7 1 से लेके 7 1 से लेके 6 तक होती है वो एसिड्स होते हैं। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से लेके बेटे 8 से 14 तक 14 तक जिन सब्सटेंस की pH होगी वो सारे के सारे बेसिस फॉर्म में होंगे। तो जब एसिटिक एसिड की pH देखी गई तो एसिटिक एसिड की pH ऑब्वियसली 6.5 की रेंज में आ रही थी, 4, 5, 6 की रेंज में आ रही थी। ये डिफरेंट रेंज क्यों आ रही थी? क्योंकि एसिटिक एसिड भी डिफरेंट हो सकते हैं, मेथनोइक भी है, एथनोइक भी है बेटे, प्रोपेनोइक भी है, पेंटानोइक भी है। लेकिन 7 से कम आने की जो मेन वो थी, एक सबूत था, एविडेंस था, वो यही था कि जो एसिटिक एसिड हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इस तरह बेटे हम देख लेते हैं रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, सपोज जनरल रिएक्शन देखते हैं इसका, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटे, जैसे ही आप इसको पानी में ऐड करोगे, वाटर में, अगर तो ये वाटर को प्रोटॉन दे दे तो डेफिनेटली बेटा ये एसिड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं वो पानी को प्रोटॉन दे देते हैं। जब प्रोटॉन बेटे पानी को मतलब ये H है, जैसे ये प्रोटॉन पानी से ले लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बेटे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमें हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। तो बेटे इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये दोबारा प्रोटॉन, बेटे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि जो एसिड होता है जब वो प्रोटॉन रिलीज कर देता है, रिलीज करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये है कि वो दोबारा प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो एसिड वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो दोबारा प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, इसका मतलब एसिड वीक होगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी इतने ज़्यादा रेजोनेटिंग और स्टेबिलिटी आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटे कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस वजह से ये इतनी ज़्यादा स्टेबल बेस नहीं है। स्टेबल बेस ना होने की वजह से बेटे ये इसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि प्रोटॉन को दोबारा एब्स्ट्रैक्ट, अगर तो ये प्रोटॉन दोबारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है तो इसका मतलब बेटे ये एसिड जो हमारे पास है वो वीक एसिड है। ठीक है, और इसके बेटे फर्दर रिएक्शंस हैं जिसमें हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर में बेटे एमसीक्यूज़ को आप अच्छे से बुक से रीड करके तैयार कीजिएगा, और ये रिएक्शंस जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस होने हैं ये भी आप प्रिपेयर करें। ये आपकी असाइनमेंट भी है, जब असाइनमेंट कर लेंगे ये आप मुझे फिर PDF की फॉर्म में सेंड भी कर लेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।